जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है आज भी हम प्रश्न को एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। तो जिसमें कि हम कुछ दिनों से लगातार प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है सिविल सर्विस प्री पीटी में जो पूछा गया था, जीएस पेपर 1 प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस 1 से सेट। तो जीएस पेपर 1 में सेट ए पेपर सेट ए है, उन्हीं को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लगभग 30 सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम बात करेंगे 31 सवाल से लेकर के 36 तक, ठीक ना। तो 31 टू 35 तक बात करेंगे, 5 सवाल तक, 5 सवाल को कवर करते हैं प्रत्येक दिन। तो आज इसी पे हम बात करेंगे। तो चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि विकर्ण। तो देखिए प्रश्न कह रहे हैं कि विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटरों यानी कि आरटीजी एस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 3 कथन दिया हुआ है और तीनों पे विचार करना है। तो मामूली सी बात है कि कभी कभी जो प्रश्न रहते हैं इसमें ऐसा रहते हैं कि मान लीजिए 3 ऑप्शन हमारे पास है, लेकिन एक ऑप्शन से भी हम इनका आंसर जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं इन प्रश्न 31 में कि उपरोक्त कथनों में से सही कौन सा है। तो केवल 1 2, केवल 2 और 3 और केवल 1। तो यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि 3 बार किस में रिपीट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ए में भी है, बी में नहीं है, सी में है, डी में है। वहीं 2 देखिए, 2 ए में भी है, बी में भी है और सी में नहीं है और डी में भी है। यानी कि हम 1 और 2 को, यदि 2 में से किसी एक को सॉल्व करते हैं तो लगभग हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए एक का हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या यदि हम एक को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इनका ये जो ऑप्शन है इनके बारे में हम अच्छा से जानेंगे, तो स्वतः ये सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए कथन 1 जो है क्या कह रहे हैं। कथन 1 कह रहे हैं कि आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर हैं। तो ये जो है बिल्कुल क्या है, गलत है। गलत कैसे है, इनको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए गलत इसलिए है क्योंकि आरटीजीएस जो है यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है ना, इनका फुल फॉर्म होता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, परमाणु विखंडन पर आधारित नहीं होते हैं। इनके बजाय जो है वे रेडियोधर्मी आइसोटोपों के प्राकृतिक क्षय से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करते हैं। तो इस ऊष्मा को फिर थर्मोइलेक्ट्रिक कन्वर्टर्स का उपयोग करके सीधे बिजली में परिवर्तित किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो आरटीजीएस के संचालन के तरीके से काफी अलग है। तो यानी कि ऑप्शन 1 क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक ना। तो अब ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो इससे हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारा आंसर सही निकल जाएंगे। जैसे ऑप्शन 1 गलत हुआ तो जहां जहां 1 है वो क्या हो गया, एलिमेंट मतलब कट कर दीजिए, तो ये गलत हो गया। तो अब बच गया क्या, ऑप्शन बी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 32 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन 2 दिया हुआ है, 1 और 2। तो दोनों कथन को जैसे हम पढ़ेंगे स्वतः ये भी सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले कथन पे विचार करते हैं। तो देखिए कथन ये कह रहे हैं कि बृहद तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहता है। अधिक समय, कौन सा तारा, बृहद तारा। ये भी गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत है। कैसे, देखिए बृहद तारे वामन तारे की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है, ये ठीक ना, ये नहीं रहता है। अब काहे नहीं रहते हैं, तो चलिए समझिए। देखिए बड़े तारों का जो जीवन काल है उनके उच्च द्रव्यमान और तीव्र नाभिकीय संलयन दर के कारण छोटा होता है, और बौने तारे जो है धीरे धीरे ईंधन जलाते हैं और इसलिए इनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। तो ये वाला गलत हो गया। अब वही बात कर रहे हैं बड़े तारे की, इनका अपोजिट हो जाएंगे बड़े तारे का। जैसे कि बताए ना अभी आपका द्रव्यमान, तो वामन तारों की तुलना में ये बड़े तारे उतना, तो देखिए बड़े तारे जो है उतना देर तक नहीं चमकते हैं, ठीक है ना, ये धीरे धीरे बुता जाते हैं। लेकिन छोटा तारा जो है वामन तारों की तुलना में बृहद तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की उच्चतर दर होती है। ये बिल्कुल सही है, इसमें जो है उच्चतर दर होती है, जिस वजह से ये, तो उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये वाला सही है। कौन सा, 2, कथन 2 सही है।
तो अब ऑप्शन में देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, नहीं है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ये भी गलत हो गया, क्या है कि दोनों सही नहीं है, क्या है कि एक तो पूर्ण रूप से गलत ही है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 सही है, कथन 2 ये भी गलत है, क्या है कि कथन 1 सही नहीं है, कथन 1 यहाँ सही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन डी बच्चे, तो ऑप्शन डी इनका सही जवाब होंगे। देखिए कथन 1 सही है, सॉरी कथन 1 सही नहीं है, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है, कथन 2 सही है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 33 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 33 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 33 कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। तो इनका सही जवाब रखिए, ये बायोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है ना। तो इनका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इनका सही जवाब हो जाएगा। कैसे सही जवाब हो जाएंगे? तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यह एक महत्वपूर्ण अणु है जो मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है और यह एक शक्तिशाली वैसोडिलेटर है, जिसका अर्थ है कि यह रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों को शिथिल करता है और जिससे वे चौड़ी हो सकती है, चौड़ी हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह बढ़ता है और रक्तचाप कम होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ क्या कहते हैं, इनका बात कर लेते हैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की। तो ये देखिए ये जो है N2O5, ठीक ना, N2O5 यानी कि नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एक अस्थिर और प्रतिक्रियाशील यौगिक है और यह सामान्य परिस्थितियों में ठोस होता है और आसानी से क्या हो जाता है, ये विघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो मानव शरीर में इसका संश्लेषण नहीं होता है और यह रक्त वाहिकाओं को विस्तारित नहीं करता है, तो इसलिए ये भी नहीं है। अब बात करते हैं, चलिए ये दोनों में से एक कर लेते हैं, इनका बात कर लेते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये N2O यानी कि N2O एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जिसे आमतौर पर हंसाने के लिए, हंसाने वाली गैस कहते हैं इसको, ठीक है ना, हंसाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो हंसने के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सी की। तो देखिए ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एक लाल भूरे रंग की विषैली गैस है जिसमें तीखी दम घुटने वाली गंध होती है, बहुत ही ये घुटन महसूस होते हैं ये, ठीक ना। तो इस तरह से हम देखते हैं, तो इनका सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, ये तीनों एकदम नहीं है, ठीक ना। तो अब प्रश्न संख्या 34। तो देखिए प्रश्न संख्या 34 क्या कह रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 34 कह रहे हैं कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। अब गतिविधि 1 2 3 दिया हुआ है, तो तीनों में हमको ये जांच करना है उपरोक्त में से कितने गतिविधियों में रेडारों का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि कहाँ कहाँ रडार का उपयोग किया जा सकता है। अब पहला कथन कह रहे हैं कि विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास, ध्यान से सुनिएगा, विमान में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ जो कि नार्कोटिक्स भी है एक नाम की पहचान। तो अब देखिए ये जो विमान पत्तनों एवं विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक पदार्थ, यह जो है रडार का उपयोग स्वापक पदार्थों की पहचान के लिए, स्वापक पदार्थों की पहचान के लिए क्या करते हैं, नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो रडार का मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा का पता लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, एक नंबर का क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन 2 में देखिए, तो वर्षण का मॉनिटरन। तो वर्षण का मॉनिटरन में जो है रडार का उपयोग, वर्षण का मतलब होता है जैसे बारिश हो गया, बर्फ या ओले गिरते हैं, तो यही सब हो गए। तो वर्षण का मॉनिटरन, तो वर्षण का मॉनिटरन में जो है इसमें रडार का उपयोग होता है, यानी कि इनकी निगरानी के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, जिससे मौसम रडार बादलों में पानी की बूंदें या बर्फ के कणों से परिवर्तित होने वाली रेडियो तरंगों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या रडार का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग। हाँ, पशुओं के प्रवास पर नजर रखना, ट्रैकिंग रडार भी लगाया जाता है, जैसे आप लोग को याद भी होंगे बर्ड रडार। बर्ड रडार किससे संबंधित है, बर्ड रडार सिस्टम पक्षियों के झुंडों का पता लगा सकते हैं इससे, क्या
और उसके आंदोलनों को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो इस तरह से आप देखें तो एक गलत है, बाकी 2 और 3 सही है। तो इसका मतलब अब ऑप्शन देखते हैं, केवल एक नहीं है, काहे कि 2 गो सही है तो एक नहीं होंगे, केवल 2, हाँ केवल 2 वाला सही हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब ऑप्शन 20 का सही जवाब है, क्वेश्चन संख्या 24 का, सॉरी 24 कहते हैं 34 का। अब प्रश्न संख्या 35, क्वेश्चन संख्या 35। तो 35 देखिए क्या कह रहे हैं, 35 कह रहे हैं निम्नलिखित विमानों पर विचार करना है। विमान राफेल MiG-29, तेजस Mk1। अब तीनों के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए उपरोक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। तो 5वीं पीढ़ी की बात करें तो 5वीं पीढ़ी की ये 3 में से कौन नहीं है, कैसे, तो इनका बारे में चलिए बता देते हैं। तो देखिए राफेल, राफेल जो है एक चौथी पीढ़ी का, या ज़्यादा कहीं सर्च भी कीजिएगा या पूछिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4.5 पीढ़ी, ठीक ना, 4.5 पीढ़ी का बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांसीसी कंपनियां डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। और इसमें उन्नत एवियोनिक्स, मल्टी रोल क्षमताएं और कुछ स्टेल्थ विशेषताएं हैं, लेकिन यह पूरी तरह से 5वीं पीढ़ी के लिए विमान के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, ठीक ना। तो 5वीं पीढ़ी के विमानों में सुपर क्रूज क्षमता, बिना ऑप्टर बर्नर के सुपरसोनिक गति बनाए रखने की क्षमता और उच्च स्तर की स्टेल्थ तकनीकी, रडार पर बहुत कम दृश्यता जैसी प्रमुख विशेषताएं होती है, जो राफेल में पूरी तरह से मौजूद नहीं है। इसलिए ये 5वीं पीढ़ी का नहीं है, ठीक ना। तो अब बात करते हैं MiG-29 की। तो देखिए MiG-29 एक चौथी पीढ़ी का सोवियत मूल का ट्विन इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे मोकोयान डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। यह एक फुर्तीला विमान है, लेकिन इसमें 5वीं पीढ़ी के विमानों की स्टेल्थ क्षमता और उन्नत सेंसर का अभाव है। तो यह मुख्य रूप से वायु श्रेष्ठता की भूमिका के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए ये भी क्या हो गया, नहीं होंगे। अब बात करते हैं तेजस। तेजस के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तेजस कहाँ का है, तो इंडिया का है। तो देखिए तेजस Mk1, तेजस Mk1 जो है एक चौथी पीढ़ी का है। ये भी चौथी पीढ़ी हो गई, ये भी चौथी पीढ़ी का, ठीक ना। चौथी पीढ़ी का हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें आधुनिक फ्लाई बाय वायर नियंत्रण प्रणाली और मल्टी मोड रडार जैसी विशेषताएं हैं, लेकिन यह 5वीं पीढ़ी के विमानों की स्टेल्थ और सुपर क्रूज क्षमताओं से रहित है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, 5वीं पीढ़ी का नहीं है। तो प्रश्न में यही पूछ रहे थे कि उपरोक्त में से कितने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं। तो ये तीनों नहीं है, लेकिन ज़्यादा इस प्रश्न को लेकर यदि बहस होंगे तो राफेल को लेकर के होंगे। तो संभवतः इसको रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हम इनके बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं उस हिसाब से देखें तो ये तीनों नहीं है। यदि इनको रखते हैं तो 1 केवल एक ऑप्शन ए इनका सही होंगे। यदि पूर्ण रूप से नहीं रखते हैं, हम तो नहीं रखेंगे, तो हम पूर्ण रूप से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं कल के वीडियो में। अब कल के वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा जीरोक्स भी निकालना होगा। तो कल हम प्रश्न संख्या 36 से आगे निकालेंगे, जिसमें 5 प्रश्न पे बात करेंगे। तो आज का सेशन कैसा रहा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। बाकी कल के वीडियो में कुछ भाई प्रश्न भी पूछे थे कि कुछ सजेशन लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, तो भाई से बता देते हैं कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आपका सारा डाउट जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा अभी समय नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों का डाउट हम क्लियर करने में असमर्थ हैं। तो एक दिन स्पेशल अगले संडे या कोनो एक दिन संडे को आप सभी का एक Q&A कम्युनिटी पोस्ट पे कर देंगे। तो आप अपना सारा प्रश्न कर दीजिएगा और उसके अगले दिन जो है उनका सारा आंसर हम दे देंगे, क्या क्या करना है, कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी थोड़ा स्टडी पे फोकस कीजिए। बाकी आगे आप लोगों का मतलब जो भरे हैं फॉर्म, जो न्यू है उनका तो नहीं है, जो भरे हैं तो उनका 25 मई से एग्ज़ाम है प्री का। तो चलिए प्रारंभ कीजिए, तैयारी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। इतना देर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।